हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कन्वर्जन डिसऑर्डर या रूपांतर विकृति के लक्षण एवं कारण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लक्षण किए थे और उसमें संवेदी लक्षणों को समझा था। आज हम पेशीय लक्षणों को समझेंगे, मोटर सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो बच्चों, रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी के जो मोटर ऑर्गन्स हैं, जो पेशीय अंग हैं, उनके कार्यों में कुछ विकृतियां देखने को मिलती हैं जिन्हें पेशीय लक्षण कहा गया है। और ये पेशीय लक्षणों में हिस्टीरिकल पैरालिसिस या हिस्टीरिकल पक्षाघात जो है वो सबसे अधिक सामान्य है। इसमें जो है हिस्टीरिकल पक्षाघात में रोगी के किसी एक पांव या हाथ में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण उससे संबंधित शारीरिक क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि हिस्टीरिकल पैरालिसिस में पैरालिसिस का संबंध किसी कार्य विशेष तक ही सीमित रहता है। जैसे ये संभव हो सकता है कि भोजन करते समय हाथ की मांसपेशियां कार्य ना करें, परंतु अन्य कार्य जैसे लिखना या बंदूक चलाना या किसी वाद्य यंत्र को बजाना, इन सभी में मांसपेशियां किसी तरह की कोई शिथिलता ना दिखाएं। पैरालिसिस के अलावा जो स्नायुविक कंपन है या सिकुड़न है या चलने फिरने में झटका है, ये भी हिस्टीरिकल पैरालिसिस में देखे जा सकते हैं। उसके बाद चलने फिरने से संबंधित एक दूसरा मुख्य लक्षण जो रूपांतर हिस्टीरिया के रोगियों में अक्सर देखा जाता है वो है एस्टेसिया अबेसिया। तो एस्टेसिया अबेसिया यानी चलने फिरने से संबंधित रूपांतर विकृति, उसको हम एस्टेसिया अबेसिया कहते हैं। इसमें सोए रहने पर या बैठे रहने पर रोगी अपने पैर की गतिशीलता पर नियंत्रण बनाए रखने में समर्थ हो जाता है, लेकिन जब वो खड़ा होता है या चलने लगता है तो उसके पैर ठीक ढंग से कार्य नहीं करते। तो इसका परिणाम ये होता है कि उनकी चाल में बेढंगापन या लड़खड़ाहट आ जाती है। और इस रोग के रोगी में कभी कभी वाक इंद्रिय संबंधी दोष की जो मांसपेशियों की कार्यशीलता है उससे संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। तो वाक इंद्रिय दोष में एफोनिया एवं मुटिज्म। एफोनिया जो है उसमें रोगी सिर्फ धीमी, बहुत ही धीमी आवाज़ जैसे फुसफुसाना, उस आवाज़ में कुछ बोल पाता है। और म्यूटिज्म में रोगी एक तरह से गूंगा हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ही बोलने से लाचार होता है। तो अफोनिया और म्यूटिज्म जो है वो एक, अगर हम इनकी तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से अफोनिया बहुत अधिक सामान्य लक्षण है। इन सभी लक्षणों के अलावा रोगी में कभी कभी हिस्टीरिकल ऐंठन भी देखने को मिलती है। और ये हिस्टीरिकल ऐंठन जो है, इसमें रोगी मूर्छा की स्थिति में चला जाता है और उसमें जो बहुत कुछ मिर्गी के जो दौरे में ऐंठन उत्पन्न होती है उसी के समान हिस्टीरिकल ऐंठन देखने को मिलती है। मिर्गी रोग की जो मूर्छा है या हिस्टीरिकल मूर्छा में एक अंतर है। रोगी में हिस्टीरिकल मूर्छा का दौरा हमेशा दूसरे लोगों के बीच में होता है, अकेले रहने पर रोगी में ऐसा दौरा कभी नहीं होता। परंतु मिर्गी रोग की जो मूर्छा का दौरा है वो किसी भी परिस्थिति में, अर्थात अकेले में भी, वो लोगों के बीच में भी, अकेले में भी रोगी को पड़ता है। तो एपिलेप्सी में और हिस्टीरिकल ऐंठन में यही अंतर है। रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी जो हैं उनमें कई अन्य रोगों के लक्षण इतने स्पष्ट एवं मजबूत होते हैं कि वास्तविक रोग के लक्षणों से उनको भिन्न करना संभव नहीं होता। कुछ ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर हम रूपांतर हिस्टीरिया और वास्तविक रोग के लक्षणों में अंतर कर सकते हैं। जैसे रूपांतर हिस्टीरिया का रोगी अपने शारीरिक लक्षणों के प्रति उदासीन रहता है तथा उसमें किसी तरह की चिंता नहीं देखी जाती। यानी जो कन्वर्जन डिसऑर्डर या हिस्टीरिया का रोगी है तो उसमें मान लीजिए कोई बीमारी है या कोई शारीरिक लक्षण वो बताता है, तो लेकिन उसके प्रति उसमें चिंता नहीं होती, जबकि वास्तविक रोग का रोगी अपने लक्षणों को देख देख कर बहुत अधिक चिंतित होता है। रूपांतर हिस्टीरिया में शारीरिक रोग के लक्षणों का स्वरूप मिथ्य होता है, इसलिए संबंधित शारीरिक अंग की जो कार्य क्षमता है कुछ खास मौके को छोड़कर उसमें बनी रहती है, परंतु वास्तविक रोग में शारीरिक अंग की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है।
रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी का लक्षण सिलेक्टिव होता है, अर्थात शारीरिक विकृति के लक्षण उन्हीं अंगों में दिखाई पड़ते हैं जो मानसिक संघर्ष का स्रोत होता है। लेकिन वास्तविक रोग में ऐसी बात नहीं होती और कोई अंग प्रभावित अवश्य होता है। रूपांतर हिस्टीरिया के रोगियों के जो लक्षण हैं उनको सम्मोहन या चेतन शून्य की अवस्थाओं में साइकेट्रिस्ट कम कर सकते हैं और उनको दूर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रोग के लक्षणों पर सम्मोहन या चेतन शून्यता जैसी प्रक्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो वास्तविक रोग है, जो रूपांतर हिस्टीरिया का रोगी है और जो वास्तविक रोगी है, उन दोनों में ये अक्सर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर हम रूपांतर हिस्टीरिया का डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे एक या एक से अधिक ऐसे लक्षण मौजूद हों रोगी में जिनसे कुछ पेशी और संवेदी कार्य प्रभावित होते हैं। दूसरा, लक्षणों की उत्पत्ति में मनोवैज्ञानिक कारकों का हाथ हो, क्योंकि लक्षण उत्पन्न होने के पहले व्यक्ति में कुछ मानसिक संघर्ष उपस्थित रहे हों या लक्षण जानबूझकर व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं किए गए हों। नेक्स्ट है, लक्षणों का स्वरूप ऐसा हो कि अनुसंधान के बाद भी उसकी व्याख्या सामान्य मेडिकल अवस्था द्वारा किया जाना संभव ना हो। और लक्षण ऐसा हो कि वो दर्द या अन्य जो डिसफॉर्मेशन है, दुष्क्रिया से संबंधित नहीं हो तथा कायिक विकृति, जो हमारा चैप्टर है सोमैटिक डिसऑर्डर में नहीं आता हो तथा अन्य मेडिकल विकृति के रूप में व्याख्या योग्य नहीं हो। तो इस तरह से बच्चों एक शारीरिक रोगी में और एक मानसिक जो वास्तविक रोगी है उसमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे। रूपांतर हिस्टीरिया के क्या कारण हैं? तो कई आधुनिक शोध हुए हैं जिनसे ये पता चला है कि रूपांतर हिस्टीरिया कई कारणों से होता है। जब व्यक्ति कुछ अप्रियकर या खौफनाक परिस्थिति से बचना चाहता है तो ऐसी परिस्थिति में रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। हिस्टीरिकल 15 ऐसे ही एक शोध हुआ था जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि 15 ऐसे ही हिस्टीरिकल वायु सैनिकों के केसेस का उदाहरण जो है अध्ययन के आधार पर प्रस्तुत किया गया कि इन सैनिकों को आँख से बिना किसी शारीरिक विकृति के ही बहुत धुंधला दिखने लगा था और ये लक्षण उस समय हवाई अड्डे पर विकसित हुआ जब उन्हें हवाई जहाज़ पर चढ़कर उसे उड़ाना था। तो बाद में इस तरह का लक्षण उस समय समाप्त हो गया जब ऐसे सैनिकों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा था। तो ये जो एग्जाम्पल है इससे स्पष्ट होता है कि वायु सैनिक जो हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं चाहते थे उस खौफनाक परिस्थिति का सामना अपनी आँख द्वारा धुंधला देखने का लक्षण विकसित करके उन्होंने किया। तो रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी किसी संघर्ष में या खौफनाक परिस्थिति से बचने के लिए किसी शारीरिक रोग के लक्षण का ढोंग करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कारण की बात करेंगे, व्यक्तित्वशील गुण। कई आधुनिक अध्ययनों से ये पता चला है कि कुछ खास तरह के व्यक्तित्वशील गुणों के होने पर उनमें रूपांतर हिस्टीरिया तेजी से विकसित होता है। जिन व्यक्तियों में सुझावशीलता यानी सजेस्टिबिलिटी का गुण अत्यधिक होता है उनमें इस तरह का रोग जल्दी से विकसित होता है। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों में सांवेगिक अनुक्रियाशीलता यानी इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस में कमी, उत्तेजनशीलता यानी बहुत अधिक उत्तेजित उसकी अधिकता, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आदत तथा इंटरपर्सनल रिलेशंस में चालबाजी, जो अंतर्वैयक्तिक संबंध है उनमें चालबाजी करने का गुण होता है और उनमें रूपांतर हिस्टीरिया का रोग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। जिन महिलाओं का व्यक्तित्व जो है सेक्सुअल तथा वास्तविक सेक्सुअल रिलेशन में जो महिलाएं उदासीन होती हैं उनमें भी रूपांतर हिस्टीरिया तेजी से विकसित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वांछित लक्ष्य में असफलता। तो जब व्यक्ति किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता तो वैसी स्थिति में भी उस व्यक्ति में रूपांतर हिस्टीरिया विकसित हो जाता है और इस रोग का ढोंग रचाकर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कोलमैन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक 10 साल के बच्चे का उदाहरण दिया है जिसे
अपने परिवार के सदस्यों का बहुत दुलार और प्यार काफ़ी मिला हुआ था। और शिकायत उसकी ये थी कि चलते समय बच्चे के पैर में एक तरह की लड़खड़ाहट या झटका आता है, जिसके इलाज के लिए उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया। और ये पता चला कि पिता के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने तक वह पिता के स्नेह का केंद्र बिंदु था, लेकिन अब परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान एवं स्नेह बच्चे से हटकर कहाँ गया, पिता की ओर चला गया, क्योंकि पिता का एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरह के व्यवहार से बच्चा काफ़ी चिंतित और मानसिक संघर्ष से घिरा हुआ रहता था, जिसका समाधान उसने अपने पैर में चलते समय लड़खड़ाहट एवं झटका दिखाने के लक्षण विकसित करके कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट है अवांछित प्रवृत्तियों से बचाव। तो इसके बचाव के रूप में भी व्यक्ति कभी कभी रूपांतरित हिस्टीरिया का रोगी बन जाता है। एब्से मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पुरुष का उदाहरण दिया कि उसकी पत्नी जब से उसे छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ चली गई तो उसके पैरों में पैरालिसिस हो गया। मनोचिकित्सा जब उसको दी गई तो ये पता चला कि वो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को जान से मार देना चाहता था, परंतु उसने अपने इस खौफनाक इच्छा का दमन कर लिया और पैर में पैरालिसिस का हो जाना एक तरह से उस व्यक्ति की दमित इच्छा को एक्टिवेट करने से उसने बचा लिया। तो रूपांतरित हिस्टीरिया जो है वो अवांछित प्रवृत्तियों की क्रियान्वयन के प्रति एक तरह से बचाव के रूप में व्यक्ति विकसित करता है। उसके अलावा वास्तविक शारीरिक बीमारी या दुर्घटना, तो कुछ विशेष परिस्थिति में रूपांतरित हिस्टीरिया वास्तविक शारीरिक बीमारी या किसी दुर्घटना जिसमें व्यक्ति कम या ज़्यादा घायल हो गया हो, उसके कारण भी रूपांतरित हिस्टीरिया जो है वो विकसित होता है। जैसे अगर किसी तरह की दुर्घटना व्यक्ति को एक अपने जोखिम भरे किसी व्यावसायिक या अन्य उत्तरदायित्व से छुटकारा दिला देती है, तो व्यक्ति ये चाहेगा कि वो कुछ और दिन इसी तरह से बीमार रहे ताकि उसको उत्तरदायित्व से छुटकारा मिलता रहे। तो ऐसी परिस्थिति में कन्वर्जन हिस्टीरिया यानी रूपांतरित हिस्टीरिया हो जाने की संभावना बहुत तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो रूपांतर हिस्टीरिया की उत्पत्ति में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारकों की भूमिका इम्पॉर्टेंट है, और ये रोग जो देहाती क्षेत्र हैं उनमें तथा जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के व्यक्तियों में ये अधिक देखने को मिलता है। ये रोग उन व्यक्तियों में भी अधिक पाया गया है जिन्हें मेडिकल एवं जो मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कम ज्ञान होता है। तो ये रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होता है, और महिलाओं में इस रोग के लक्षण शरीर की दाईं ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक होते देखे गए हैं। तो इस तरह से बच्चों स्पष्ट है कि रूपांतर हिस्टीरिया के कई कारण हैं, और यदि हम रूपांतर हिस्टीरिया को ठीक ढंग से समझना चाहते हैं तो हमें ये जो इसके लक्षण हैं, इसका जो नेचर है, नैदानिक स्वरूप है और इसके कारण हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारा एक जो चैप्टर था सोमैटिक डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स, तो उसमें हमने सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स क्या है, कितने प्रकार हैं, पिछले वीडियो में हमने प्रकार किए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रकार था रूपांतर हिस्टीरिया, उसके पिछले वीडियो में हमने रूपांतर हिस्टीरिया क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, और उसके लक्षणों में हमने संवेदी लक्षण पिछले वीडियो में किए, और आज हमने रूपांतर विकृति या रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण, जो सेकेंड लक्षण था पेशी लक्षण, उसको समझा तथा रूपांतर विकृति के कारणों को हमने समझा। तो इस तरह से बच्चों आपका ये टॉपिक जो है इस 6th चैप्टर जो कि सेकेंड यूनिट का 6th चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।